नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अनुवाद पुनरीक्षण भाग 3 पर, यानी वेटिंग ऑफ ट्रांसलेशन। आज की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं पुनरीक्षक के लिए अपेक्षित गुण कौन कौन से हैं, पुनरीक्षण के 10 व्यवहारिक सूत्र और पुनरीक्षण के कुछ उदाहरण, जिसके साथ हम चर्चा करेंगे कि पुनरीक्षण किस प्रकार किया जाता है और इसकी सही तकनीक क्या है। इस प्रस्तुति के बाद आप जान पाएंगे पुनरीक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, पुनरीक्षण के 10 व्यवहारिक सूत्र कौन कौन से हैं और पुनरीक्षण किस प्रकार किया जाता है। अनुवाद पुनरीक्षण विषय को हमने 3 मॉड्यूल में विभाजित करके इस पर चर्चा की है। अनुवाद पुनरीक्षण 1 तथा अनुवाद पुनरीक्षण 2 में हमने पुनरीक्षण का अर्थ, पुनरीक्षण के संबंध में विभिन्न संकल्पनाएं, पुनरीक्षण के स्तर, पुनरीक्षणकर्ता कौन, पुनरीक्षण और मूल्यांकन में अंतर तथा पुनरीक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर विस्तार से चर्चा की थी। आज इस तीसरे सत्र में हम चर्चा करेंगे अनुवाद पुनरीक्षण 3 में पुनरीक्षक के लिए अपेक्षित गुण, पुनरीक्षण के 10 व्यवहारिक सूत्र तथा पुनरीक्षण के कुछ उदाहरण सहित हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार पुनरीक्षण किया जाता है। अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार एक अनुवादिका या अनुवादक 3 स्तरों पर गुजरते हुए विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन किस प्रकार एक पाठ का अनुवाद करते हैं, और अनुवाद करने के बाद जब वह पाठ पुनर्गठन की स्टेज के बाद जब वह पाठ किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाता है, लेखक अनुवादक के क्रम में अगर देखें तो तीसरा व्यक्ति जिसे हम पुनरीक्षक कहते हैं, वो उस पाठ को किस प्रकार देखते हैं और किस प्रकार उस पाठ का वे पुनरीक्षण करते हैं, किस तरह उसका विश्लेषण करते हैं, किस प्रकार उसमें सुधार करते हैं और किस प्रकार उसका अंतिम संपादित रूप प्रस्तुत करके एक कंप्लीट या कहेंगे मार्केट के हिसाब से या पब्लिकेशन से पहले, प्रकाशन से पूर्व एक पाठ को जो अंतिम प्रारूप देते हैं, उस संदर्भ में पुनरीक्षक की भूमिका को हम देखते हैं। तो पिछले जो सत्र थे उसमें हमने चर्चा की थी कि पुनरीक्षक कौन होते हैं, किस प्रकार वे काम करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि पुनरीक्षक के लिए 10 अपेक्षित गुण कौन कौन से हैं, यानी कि पुनरीक्षक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए और किस प्रकार उन्हें किसी पाठ को देखना चाहिए, उसमें संशोधन परिवर्धन करना चाहिए, उसे अंतिम प्रारूप देना चाहिए। पहला, पुनरीक्षक को सजग एवं सचेत होना चाहिए, उसे गिद्ध दृष्टि रखनी चाहिए। यानी कि हम कहें इसको इस तरीके से देखें कि पुनरीक्षक का काम मूलतः अनुवादक के बाद प्रारंभ होता है। यानी अनुवाद के स्तर पर अनुवादक से जो गलतियां या जो चूक या जो छूट या जो कहा जा सकता है कि जो गैप्स छूट गए हैं, उन्हें पूरा करने का और उसमें सुधार करने का, उसे परिवर्धन करने का काम की अपेक्षा पुनरीक्षक से की जाती है। इसलिए उसका बहुत अधिक सजग और सचेत होना आवश्यक है। उसे अनुदित सामग्री के विषय का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। यानी जैसा कि हम चर्चा करते हैं अनुवादिका या अनुवादक के संदर्भ में भी, कि अनुवादिका या अनुवादक को 2 भाषाओं के साथ साथ विषय विशेष की सही समझ, सही जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार एक पुनरीक्षक से भी अपेक्षा की जाती है कि उसे दोनों भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ उस विषय की भी सही जानकारी होनी चाहिए। इतनी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि वे उसमें अगर कोई अवधारणागत या संकल्पनागत जो त्रुटियां छूट गई हैं या किसी तरीके का कह सकते हैं कि अपूर्णता रह गई, तो उसे वे पूर्ण कर सकें और उसे अंतिम प्रारूप दे सकें। एक ही परिवार के सहभाषाओं के शब्दों और प्रयोगों की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जब हम किसी पाठ का अनुवाद करते हैं तो पाठ का अनुवाद करते समय हम किसी शब्द का अर्थ ढूंढते वक्त उसके विभिन्न पर्यायों को खोजते हैं। विभिन्न पर्याय हमारे ही एक ही भाषा की विभिन्न भाषिक या उसे कहा जाए कि उसकी जो बोलियां हैं या जो उसकी उपभाषाएं हैं, उनसे ही लिए गए होते हैं, उनसे ही बने होते हैं। तो हम देखते हैं कि और जब हम खासतौर पर यहाँ एक भाषा परिवार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो अनुवादिका या अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि जब वे किसी पाठ का पुनरीक्षण करें तो उन्हें उस परिवार अपने भाषा के अतिरिक्त, जैसे कि वे लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा के संदर्भ में हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उसके अलावा उस परिवार की भाषा परिवार की जो सहभाषाएँ हैं उसका इतना ज्ञान अवश्य हो कि यदि शब्द के स्तर पर कहीं कुछ गलत अनुवाद हुआ है या उसके लिए एक बेहतर शब्द की ज़रूरत है, उसकी एक सामान्य जानकारी उनके पास अवश्य हो। साथ ही पुनरीक्षक में भाषा विश्लेषण की क्षमता होना आवश्यक है। यही सेम जो विशेषताएं हैं, जब हम अनुवादिका या अनुवादक से अपेक्षा करते हैं विश्लेषण के स्तर पर, और जब हम अनुवाद प्रक्रिया पढ़ रहे थे, अनुवाद प्रक्रिया के दौरान भी हमने इस पर चर्चा की थी कि अनुवादिका या अनुवादक को
किस प्रकार विश्लेषण करना चाहिए पाठ का, तो उसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि भाषा के आधार पर किस प्रकार अनुवाद का पाठ का विश्लेषण किया जाता है। उसी तरह पुनरीक्षक से भी अपेक्षा होती है कि जब वे किसी पाठ का अनुदित पाठ जब वे पढ़ रहे होते हैं या जिससे के संशोधन या परिवर्धन की अपेक्षा जिनसे की जाती है, उस पाठ को पढ़ते समय वे उसकी भाषागत विशेषताओं को भी अंडरलाइन कर सकें, उसका विश्लेषण कर सकें, और जब वे उस पाठ का पुनरीक्षण करें तो भाषिक आधार पर भी उसको पूरी तरह कसकर देख सकें और उसका सही पुनरीक्षण कर सके या सही उसका स्वरूप प्रस्तुत कर सके। पुनरीक्षक को व्यापक यानी सामान्य ज्ञान से युक्त होना चाहिए। इस पर हम दोबारा से बात करेंगे, पहले मैं आगे की पंक्ति पढ़ूंगी। ज्ञान की दृष्टि से पुनरीक्षक को अनुवादक का पूरक होना चाहिए, क्योंकि अनुवादक यदि हृदय है यानी भाव पक्ष है तो पुनरीक्षक को मस्तिष्क यानी विचार पक्ष होना चाहिए। ये जो पुनरीक्षक से जो अपेक्षित गुणों में जो ये गुण है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुनरीक्षक से जो अपेक्षा की जाती है और अनुवादक और पुनरीक्षक में जो मूल अंतर वह ये है कि अनुवादक से जब हम किसी पाठ के अनुवाद से पहले जो अपेक्षाएं करते हैं उसके अंतर्गत ये मानकर चलते हैं कि अनुवादक को न केवल 2 भाषाओं का ज्ञान हो, बल्कि जिस विषय का वे अनुवाद कर रहे हैं उसका भी सही ज्ञान हो। यानी इतना ज्ञान हो जितना कि मूल रचनाकार ने जब उस विषय पर लिखा या उस विषय पर जब काम किया तो उसके कहीं नज़दीक उसके पास भी उतना ज्ञान हो, ताकि उस विषय के साथ में सही न्याय कर सकें। यदि आप विज्ञान के साहित्य का अनुवाद कर रहे हैं या आप विधि साहित्य का अनुवाद कर रहे हैं या आप कार्यालयी साहित्य का अनुवाद कर रहे हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि जिस विधि साहित्य का आप अनुवाद कर रहे हैं या बैंकिंग साहित्य का अनुवाद कर रहे हैं, तो बैंकिंग साहित्य की जो कार्यशैली है, जो बैंकिंग साहित्य है या बैंकिंग साहित्य की जो अवधारणागत जो उसके जो विभिन्न आयाम हैं, उनकी जानकारी अनुवादक के पास हो। लेकिन जब हम पुनरीक्षक से अपेक्षा करते हैं और वो किसी ऐसे पाठ का पुनरीक्षण कर रहे हैं, अगर मान लीजिए बैंकिंग साहित्य का ही पुनरीक्षण कर रहे हैं या विधि साहित्य का पुनरीक्षण कर रहे हैं, तो उनसे ये अपेक्षा अवश्य होती है कि वे 2 भाषाओं के साथ साथ उस विषय विशेष की जिस विषय का वे पुनरीक्षण कर रहे हैं उसकी सामान्य जानकारी हो। ऐसी अपेक्षा नहीं है कि उन्हें अनुवादक की तरह ही गहन स्तर की जानकारी हो, लेकिन उन्हें सामान्य जानकारी अवश्य हो तथा वे अपने आप को अद्यतन कर सकें, अपने आप को अपडेट कर सकें, और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ अगर कहीं ज़रूरत है अपना इनपुट देने की एक अनुवादक एक पुनरीक्षक होने के नाते, तो वे अपने इनपुट के माध्यम से उस जानकारी को सही मायनों में प्रस्तुत कर सकें। तो यहाँ जो पुनरीक्षक से अपेक्षा की जाती है वह ये है कि वे अनुवादक का पूरक हो, यानी कि उसे एक तरह से अगर अनुवाद के स्तर पर जहाँ जो त्रुटियाँ हुई हैं उन त्रुटियों को या उन रिक्तियों को पूरा करने का काम या पूरा करने की अपेक्षा एक पुनरीक्षक से की जाती है। इसीलिए माना जाता है कि पुनरीक्षक को अपनी पुनरीक्षण की प्रक्रिया में बहुत सजग और सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि अनुवाद करते समय अक्सर अनुवादिका या अनुवादक, अगर हम खासतौर पर अगर सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में बात करें, तो वे उस पाठ के साथ इतना उनका आत्मसातीकरण हो जाता है या उसमें इतना डूब जाते हैं, या हम अगर ज्ञानात्मक साहित्य की बात करें तो अगर वो आपके विषय का अनुवाद है, आपका विषय से संदर्भित वह पाठ है, तो आप उसके अनुवाद के दौरान उस विषय से आपका तारतम्य बन जाता है, एक तालमेल बन जाता है, और आप उसके अनुवाद के दौरान आप उससे बहुत गहन स्तर पर जुड़कर उस पाठ का पुनर्निर्माण कर रहे होते हैं। रचयिता की तरह अनुवादक के जो तीसरा गुण जिससे उसकी अपेक्षा की जाती है, उसकी जो तीसरी भूमिका है यानी रचयिता की भूमिका, उस स्तर पर उतर कर वे उस पाठ का पुनर्निर्माण कर रहे होते हैं लक्ष्य भाषा के अंतर्गत। तो इसीलिए उसे भाव पक्ष कहा गया है, क्योंकि वो बहुत गहन स्तर पर जुड़ जाते हैं। लेकिन पुनरीक्षक से अपेक्षा है कि वो मस्तिष्क की तरह काम करे, यानी कि हमेशा सजग और सचेत रहे और देखे कि अगर पुनरीक्षक अनुवादक से कहीं किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो पुनरीक्षक उसके पूरक के रूप में उस त्रुटि को सुधार सके, उसका परिवर्धन कर सके। पुनरीक्षक को बहुपठित और बहुज्ञ होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में एक मुहावरा है जैक ऑफ ऑल, तो हम आगे जो कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो यहाँ जो अपेक्षा है पुनरीक्षक से कि वो जैक ऑफ ऑल हो, यानी कि जिन जिन विषयों के पाठ का पुनरीक्षण करते हैं वे एक पुनरीक्षक होने के नाते, उन विषयों की उन्हें सामान्य जानकारी अवश्य हो। ऐसा न हो कि एक सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद करने वाले या सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद करने वाले या पुनरीक्षण करने वाले किसी व्यक्ति को या पुनरीक्षक को विधि साहित्य का पुनरीक्षण करने का काम दे दिया जाए या वे करें। तो अगर वे विधि साहित्य का अनुवाद करते हैं या विधि साहित्य का पुनरीक्षण करते हैं तो इनसे अपेक्षा की जाती है कि उसका सामान्य ज्ञान उन्हें ज़रूर हो और उसकी अद्यतन जानकारी से भी वे परिचित हों, उससे वो जुड़े हों और वो किसी न किसी तरीके से उस पाठ को संपूर्णता दे सकें।
तो अपेक्षा इसीलिए अपेक्षा की जाती है पुनरीक्षक से कि वो बहुपठित हो, बहुज्ञ हो, यानी विभिन्न विषयों की उन्हें सामान्य जानकारी अवश्य हो। पुनरीक्षक में सृजनात्मक क्षमता होनी चाहिए। ये हम दोनों ही संदर्भों में समझ सकते हैं, चाहे वह ज्ञानात्मक साहित्य हो चाहे सृजनात्मक साहित्य हो, कि जिस सृजनात्मक क्षमता की ओर यहाँ संकेत किया जा रहा है वह ये कि जब हम अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत 3 स्तरों की बात करते हैं, नायडा ने जिस 3 चरणों की बात की थी, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, तो जो अंतरण और पुनर्गठन का जो आयाम है या जो चरण है वो आपस में वहीं पर एक अनुवादक की एक सही भूमिका की पहचान होती है कि कई बार उन्हें पाठ कठिन लगता है या उसके सही समतुल्य नहीं ढूंढ पाए, या पाठ के सही शब्दों के सही समतुल्य ढूंढ भी लिए तो वाक्य संरचना में उसे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो वे कई बार पाठ का अंतरण तो कर देते हैं, लेकिन कई बार उसका जो पुनर्गठित रूप होता है, जिसको हम कहते हैं एक कंप्लीट फॉर्म एक पाठ का होना चाहिए, वो कई बार अनुवादक के स्तर पर ऐसी चूक हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं। तब एक पुनरीक्षक से अपेक्षा या पुनरीक्षक की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है कि जब वे किसी पाठ का पुनरीक्षण करें, और ख़ास तौर पर जिसमें इस प्रकार की त्रुटियाँ जिसकी ओर मैंने भी संकेत किया, अगर ऐसा है तो उनमें वह सृजनात्मक क्षमता हो कि वे उसे मूल जैसा ही एक कह सकते हैं कि उसे एक फ्रेम या उस तरह का एक संरचना प्रदान कर सके, इसलिए उसमें सृजनात्मक क्षमता का होना भी आवश्यक है। और मैंने कहा जैसा कि वो ज्ञानात्मक हो चाहे सृजनात्मक, दोनों साहित्यों के संदर्भ में इसका जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि जिसे हम फॉर्मेट संपादन कहते हैं पुनरीक्षण के कार्यशैली में, वो उसकी अपेक्षा इसी प्रकार की होती है कि वो उसे अंतिम जो एक स्वरूप है वो दे पाए, उसको एक तरह से एक कंप्लीट फॉर्म उसको प्रदान कर पाए, जो कहीं अनुवादक के स्तर पर छूटी है लेकिन पुनरीक्षक के स्तर पर वह पकड़ में आए और वह एक संपूर्ण उसका आकार आ सके। उसे अद्यतन सामाजिक स्थिति और परिवर्तनों के प्रति जागरूक होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि उसे अपडेटेड होना चाहिए, जो नई जानकारी है, जिन विषयों का पुनरीक्षण वे करते हैं उससे संबंधित उनके पास अवश्य जानकारी हो, ताकि वे उसके अंतर्गत एक पुनरीक्षक होने के नाते जो उनसे जो अपेक्षाएं की जा रही है उनका भी निर्वाह कर सके। पुनरीक्षक को संशोधक और संपादक की भूमिका निभाने वाला होना चाहिए, अर्थात उसमें अनुवाद में तारतम्यता और अंतर संबंध बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए। जिस पुनर्गठन की ओर मैंने भी संकेत किया था अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत, वही पुनर्गठन की प्रक्रिया या कहा जाए अपेक्षा यहाँ पुनरीक्षक से की जा रही है कि उसके अंतर्गत एक संशोधक की भूमिका हो, एक संपादक की भूमिका हो जो पाठ में तारतम्य बिठा सके, उसमें एक अंतर संबंध जोड़ सके और उसे मूल जैसा ही स्वरूप दे सके। जैसे हम किसी मूल पाठ को पढ़ते हैं किसी भी भाषा के या किसी भी विषय के, जब हम मूल पाठ को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जब एक संपूर्णता होती है, जिसे कहते हैं कि एक कसावट होती है, वही कसावट लक्ष्य पाठ में भी हो, और यदि किसी स्तर पर अनुवादक से चूक हुई है तो पुनरीक्षक उसे पकड़ सके और उसके अंतर्गत जिस तारतम्य और जिस अंतर संबंध की ज़रूरत होती है उस पाठ के संपादन के दौरान, वह गुण उस पुनरीक्षक में अवश्य हों। पुनरीक्षक में सहज बुद्धि, विवेकपूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। उन्हें जनजीवन को प्रभावित करने वाले यांत्रिक परिवर्तनों, वैज्ञानिक खोज और औद्योगिक विकास से सामान्यतः परिचित होना चाहिए। तो जिन जिन विशेष गुणों की यहाँ चर्चा की जा रही है वे सभी गुण पुनरीक्षक में तभी अपेक्षित हैं जब वे उस प्रकार के पाठ का पुनरीक्षण कर रहे हैं। यदि वे सामाजिक पाठ का या ऐतिहासिक पाठ का या सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद कर रहे हैं या पुनरीक्षण कर रहे हैं, तब उनसे जो अपेक्षाएं हैं वे उसी विषय से जुड़ी जानकारी से संबंधित है कि उन्हें उस विषय की जानकारी हो। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि कोई एक विषय, मान लीजिए हम सृजनात्मक साहित्य की बात करें तो सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत ही कई बार सृजनात्मक साहित्य के इतर बहुत सारे विषय उसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी समाज की निर्मिति के विषय में या उसके इतिहास के विषय में या विज्ञान के किसी खास शाखा के विषय में, या अगर उसके पात्रों की बात करें तो यदि पात्र किसी खास विषय से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, तो उन टेक्नोलॉजी के उन पक्षों के बारे में तब अनुवादक के साथ साथ पुनरीक्षक से अपेक्षा होती है कि उनके पास उन सभी विषयों का इतना ज्ञान अवश्य हो कि यदि अनुवादिका या अनुवादक से किसी स्तर पर उनको सही तरीके से समझने में चूक हुई है या वो इसका सही तरीके से अनुवाद नहीं कर पाए हैं या कहीं छूट गया है, तो वे उस रिक्ति को भर सके और उसे सही कर सके, या अगर यदि वे जानकारी नहीं है तो उस जानकारी से वे समय समय पर अपने आप को अपडेट करते रहें ताकि वे पुनरीक्षण की अपनी जो भूमिका है वो सही तरीके से उसका निर्वाह कर पाएँ। इसके साथ ही पुनरीक्षक में तटस्थता और निर्णय लेने की क्षमता हो, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे पीछे भी कहा कि अनुवादक यदि पाठ अनुवाद करते समय अनुदित पाठ का भाव पक्ष है तो पुनरीक्षक से अपेक्षा की जाती है वह उसको मस्तिष्क पक्ष हो।
मस्तिष्क पक्ष यानी कि उसमें तटस्थता हो, यानी कि वे एक बाहर बैठे व्यक्ति की तरह उस पाठ को देख सके, और जब वे बाहर बैठकर किसी पाठ को देखेंगे तब वे वास्तव में उस पाठ की जो त्रुटियां हैं उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, उन्हें रेखांकित कर पाएंगे। और यदि उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, कई बार होता ये भी है कि हमें एहसास तो हुआ इस बात का कि यहाँ गलती है या यहाँ छूट गया है या ये अवधारणागत तरीके से सही अनुवाद नहीं हो पाया, पर अपने अंदर भीतर अब एक पुनरीक्षक होने के नाते भीतर संदेह है कि क्या मेरी जानकारी सही है या नहीं, मैं इसे ठीक करूँ या नहीं करूँ, ठीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहीं अनुवादक नाराज़ तो नहीं हो जाएगा या हो जाएगी, या अनुवादक ने ही कहीं सही तो नहीं किया है। तो ये निर्णय लेने की जो क्षमता है ये बहुत अपेक्षित है, क्योंकि अब वे एक तरह से उस पाठ को अंतिम रूप दे रहे हैं और वहाँ उनकी जो जिम्मेदारी है वे अनुवादक से भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि पाठ में यदि पुनरीक्षण के बाद यदि कोई त्रुटि मिलती है देखने को, तब अनुवादक से ज़्यादा ये जिम्मेदारी पुनरीक्षक की हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उसे एक तरह से फाइनल ओके दिया था, उनके माध्यम से ही वह पाठ दोबारा से जांचा गया, उसमें सुधार किए गए और सुधार करने के बाद यदि उसमें कुछ गलतियाँ थी या कुछ गैप थे उन्हें पूरा किया गया। तो उनमें निर्णय लेने की क्षमता होना बहुत अपेक्षित है। साथ ही उनमें धैर्यशीलता और समर्पित भाव से काम करने की क्षमता भी हो, तभी वे उस पाठ को बिल्कुल संयमित तरीके से तटस्थ दृष्टि से देख पाएंगे और एक तरह से उसका जो मस्तिष्क पक्ष बन सकेंगे और उस पाठ को सही जो स्वरूप है वो दे पाएंगे। विषय वस्तु और उसके प्रकार के आधार पर, यानी पत्रकारिता, कार्यालयी विधि आदि विषयों के आधार पर पुनरीक्षण की प्रक्रिया तय की जानी चाहिए। ये बहुत अपेक्षित गुण है, क्योंकि हम जिस तरह ने कहा कि एक ही व्यक्ति से या एक ही हथियार से हम नहीं कल्पना कर सकते कि सभी काम हो जाएंगे। उसी तरीके से पुनरीक्षक से भी अपेक्षा की जाती है कि वे उन्हीं विषयों का पुनरीक्षण करें जिन विषयों की उन्हें सही जानकारी है या सही समझ है, जिनके साथ वो सही न्याय कर सकते हैं, और साथ ही ये भी तय करें कि जब वे उस पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है जिसके तहत वो उस पाठ का वे संशोधन या संवर्धन कर रहे हैं, उसके तहत वो पाठ की प्रकृति के हिसाब से, उस विषय के हिसाब से ही अपनी रणनीति तय करें और किस प्रकार उसका अनुवाद किया जाएगा, कहाँ कहाँ उसमें पुनरीक्षण की ज़रूरत है, किस प्रकार उन शब्दों को जो शब्द दिए गए हैं उनके स्थान पर किसी नए शब्द की यदि अपेक्षा है तो वो कितना सही होना चाहिए, किस संदर्भ में उस शब्द का प्रयोग अनुवादक या अनुवादिका ने किया है, उसकी समझ हो, ताकि वो ये समझ पाएँ कि इस शब्द को रिप्लेस करने की आवश्यकता है या नहीं। कई बार हम देखते हैं कोई पाठ ऐतिहासिक किस्म का पाठ है तो अनुवादिका या अनुवादक ने उसी तरह उसकी प्राचीन भाषा की प्राचीन शैली या शब्द प्रयोग का इस्तेमाल किया है। यदि पुनरीक्षक कई बार अब पाठ पर हावी होने का प्रयास करें या ये प्रयास करें कि हमें ज़्यादा समझ है और उस शब्द को रिप्लेस करें, तो ये ज़रूरी है कि वे समझें पहले कि अनुवादिका या अनुवादक ने किस संदर्भ में उन शब्दों का प्रयोग किया था और क्या उन्हें बदलने की ज़रूरत है या नहीं। तो विषय के हिसाब से वे अपनी पुनरीक्षण की प्रक्रिया तय करें, अपनी रणनीति तय करें और उसके अनुसार ही वे इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रवेश करें। अनुवाद में अनुवादक की शैली में उसकी पहचान की गंध नहीं आनी चाहिए। ये जो महत्वपूर्ण तत्व ये है कि जब मान लीजिए कि कोई अनुवादिका या अनुवादक किसी खास भाषा क्षेत्र से या किसी खास वर्ग से संबंध रखते हैं और उनकी भाषा पर उसका प्रभाव है, और उस भाषा का प्रभाव, मान लीजिए कि आप एक कार्यालय साहित्य का अनुवाद कर रहे हैं लेकिन आप किसी खास भाषा समुदाय से या किसी खास भौगोलिक परिवेश से आपका संबंध है और उस भौगोलिक परिवेश और भाषाई शब्द आपके उस पाठ के अंतर्गत आ जाते हैं जो एक तरह से मानकीकृत रूप नहीं है भाषा का। यह जांचना और यह सुनिश्चित करना कि भाषा में अनुवादक की अपनी गंध ना आए, ये भी जो जिम्मेदारी है पुनरीक्षक की है। इसलिए उन्हें भाषा के मानकीकृत रूप को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। पुनरीक्षक को कस्टम ऑफिसर की भूमिका निभानी चाहिए, यानी प्रत्येक वस्तु अनुवाद के अंग प्रत्यंग की निष्ठापूर्वक जांच करें, यानी उसकी भाषाई पक्ष की भी और उसके संकल्पनात्मक पक्ष की भी, और अनुदित पाठ को पैरेलल रखते हुए वो दोनों में सही उनमें तुलना करें, उनकी सही जांच करें और जहां आवश्यक हो वहां वे उसमें परिवर्तन भी करें। पुनरीक्षक को पुनरीक्षण एवं संशोधन करने के बाद अनुदित सामग्री का तटस्थ मूल्यांकन करना चाहिए। हम जब इससे बाद हम जब मूल्यांकन वाले विषय पर बात करेंगे तो हम देखेंगे कि मूल्यांकक की जो भूमिका है या मूल्यांकनकर्ता की जो भूमिका है वो पुनरीक्षक से किस प्रकार अलग है। लेकिन जब पुनरीक्षण के स्तर पर जब यहाँ बात की जा रही है तो यहाँ पुनरीक्षण के प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के बाद या पाठ को अंतिम रूप दे देने के बाद भी पुनरीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वो उस पाठ को पूरा पढ़े और उसका सही मूल्यांकन करके भी ये जाँच करे कि क्या वे अब अंतिम रूप में
सही पाठ जिस तरह से होना चाहिए वो हुआ या नहीं। तो यहाँ पे उनके एक इवैल्यूएटर की भूमिका हो जाती है और पाठ को सही तरीके से असेस करना, उसकी सही तरीके से जांच करना, ये अपेक्षा पुनरीक्षक से की जाती है। तो हमने जाना कि पुनरीक्षण के जो गुण हैं, पुनरीक्षण में क्या क्या गुण होने चाहिए। उसके साथ ही हम ये देखेंगे कि पुनरीक्षण के 10 व्यवहारिक सूत्र कौन से हैं। हालांकि हम देखेंगे बहुत सारी इसमें हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी एक पुनरीक्षक को या एक पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया के जो 10 व्यवहारिक सूत्र, जिसे हम कह सकते हैं 10 कीज़ जो हो सकती है, वो क्या क्या हैं, हम उन पर यहाँ बात करेंगे। तो पहला है, पुनरीक्षण प्रारंभ करने से पहले मूल पाठ को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए, तभी वास्तविक भाव ग्रहण हो पाएगा और मूल का उद्देश्य एवं संकल्पना स्पष्ट होगी। तो बिल्कुल ठीक एक अनुवादक की तरह ही यहाँ पुनरीक्षक की भूमिका भी उसी तरीके से है कि जिस तरह एक अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि अनुवाद की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले उस पाठ को पूरी तरह पढ़ें और पढ़कर उसका अपने मस्तिष्क में उसका विश्लेषण करते चले, ठीक उसी तरह पुनरीक्षक से भी अपेक्षा की जाती है कि वे मूल पाठ को पहले भली भांति पढ़ लें और तब उन दोनों भाषाओं में या दोनों पाठों में तुलना करते हुए वे उसको उसके जो भाषाई स्तर पर या संकल्पनात्मक स्तर पर जो बिंदु हैं जिन्हें रेखांकित किए जाने की आवश्यकता है, उन्हें वो रेखांकित करें। अनुदित सामग्री को मूल पाठ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना और समझना चाहिए और समानता और असमानता के आधार पर उनका मूल्यांकन करना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि दोनों पाठों का पैरेलल रख के, उन्हें आमने सामने रख के उनके बीच में जो समता असमानता के जो बिंदु हैं उनको रेखांकित करना चाहिए। उसके आधार पर पहले उसका मूल्यांकन करें और फिर वो पुनरीक्षण की प्रक्रिया में प्रवेश करें, यानी उसके अंतर्गत जो सुधार की आवश्यकता है वे करते चलें। मूलभूत विचार, भाव, उद्देश्य या जो कथ्य है वे क्या है, उसे हमें रेखांकित कर लेना चाहिए। अनुवाद किस पाठक वर्ग के लिए किया गया है, इस बात को केंद्र में रखना चाहिए, क्योंकि पाठक वर्ग के अनुसार भाषा का स्वरूप भी बदलता है। जैसा मैंने अभी चर्चा की थी कि अगर पाठ ऐतिहासिक संदर्भ का है तो उसका जो अनुवाद होगा वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी भाषा उसी स्तर की हो, लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखा जाना ज़रूरी है कि उस ऐतिहासिक पाठ को आज वर्तमान में किस खास वर्ग के लिए उसका अनुवाद किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि इतिहास की बहुत सारी जानकारी ऐसी है जिसको छोटी कक्षाओं के हिसाब से या छोटी क्लास के बच्चों के हिसाब से या अलग अलग पाठक या श्रोता वर्ग के हिसाब से उसे क्लासीफाई किया जाता है। तब यह अपेक्षा बढ़ जाती है कि जिस पाठ या जिस लक्ष्य पाठक वर्ग के लिए उस पाठ का अनुवाद किया जा रहा है तो उसके शैली या उसका जो अपेक्षा है उसके हिसाब से उसका अनुवाद किया जाए। तो हम देखते हैं कि हम फिल्मों में भी अक्सर ऐसा देखते हैं कि बहुत प्राचीन कोई फिल्म है जिसका जो एक नया रूप जो बनकर आ रहा है तो वो एक नए फॉर्म में या कहा जाए कि नए शिल्प में और एक तरह से जैसे कंटेम्प्रेरी जो ट्रीटमेंट है वो किया जाए। उसी तरीके से अनुवाद में भी अपेक्षा की जाती है कि उसके साथ जो अगर कंटेम्प्रेरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो उसके साथ उसका ट्रीटमेंट उसी तरीके से हो और पुनरीक्षक भी इस बात को भली भांति समझ ले कि ये जो किया गया है जानबूझकर जो परिवर्तन किए हैं अनुवादक ने अनुवाद के स्तर पर वह किसी खास उद्देश्य से किए गए हैं, तो उनकी भूमिका कहाँ तक सीमित है ये भी पुनरीक्षक को मालूम होना आवश्यक है। शब्दों और वाक्यांशों के अभिधात्मक अर्थ के साथ साथ लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही शब्दों की अनेकार्थता और बहुअर्थता के प्रति भी पूरी तरह सजग और सचेत रहना चाहिए, क्योंकि पुनरीक्षण का काम मूलतः अनुवाद के बाद शुरू होता है, उसके बाद उसके पाठ को देखा जाता है। तो पाठ की प्रकृति क्या है, किस प्रकार का वह पाठ है, उसकी जो भाषा की अपेक्षा वो किस प्रकार की होनी चाहिए। यदि वह ज्ञानात्मक साहित्य है तो वो अभिधात्मक अर्थ तक सीमित होगा, यदि वह सृजनात्मक साहित्य है या कलात्मक साहित्य है तो उसके अंदर भाषा की तीनों शब्द शक्तियों की क्वालिटीज़ या गुण देखे जा सकते हैं, जैसे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो पुनरीक्षक को इस बात की समझ होनी चाहिए कि वे किस पाठ का पुनरीक्षण कर रहे हैं और जो भाषा की जो विभिन्न अर्थ छवियाँ हैं क्या उन्हें पकड़ने की समझ उनमें है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनुवाद के माध्यम से, कई बार ऐसा होता है जब हम सृजनात्मक साहित्य का जब हम अनुवाद कर रहे होते हैं तो अनुवाद की जो पद्धति होती है वो शब्दानुवाद ना होकर भावानुवाद हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब मुहावरे लोकोक्तियों को जब हम अनुवाद करते हैं तो शब्द तक जो उसकी जो अनुवाद की जो इकाई है वो शब्द ना होकर भाव हो जाता है, तब पूरा शब्द क्रम बदल जाता है और मुहावरे एक भाषा के मुहावरे को दूसरी भाषा में उसके समतुल्य या उसके सामाजिक सांस्कृतिक समतुल्य के आधार पर उसे रिप्लेस किया जाता है। तो पुनरीक्षक को ये समझ हो कि जब ये अनुवाद किया गया तो उसमें अनुवाद की जो इकाई थी वह शाब्दिक ना होकर भावगत थी, भाव के आधार पर उसका अनुवाद किया। तो ये पुनरीक्षक के समझ पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार उसका एक तरह से विश्लेषण करते हैं और किस प्रकार वो ये तय करते हैं कि कहाँ उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता है और कहाँ नहीं।
अनुदित सामग्री संपूर्ण और सही अर्थ व्यक्त कर पा रही है अथवा नहीं, इस संदर्भ में भी आश्वस्त होना चाहिए और समग्रता में उसका क्या प्रभाव परिलक्षित हो रहा है, इसे ध्यान में रखकर सामग्री की जांच पड़ताल करनी चाहिए। यानी पुनर्गठन के स्तर पर फिर से उसी बिंदु पर कि क्या पाठ पूरी तरीके से संप्रेषित हो पा रहा है या नहीं। कई बार हम देखते हैं अनुवाद के स्तर पर तो अनुवाद सब ठीक हो गया लेकिन संप्रेषण नहीं हो पाया। जैसे मुहावरों के संदर्भ में मैंने कहा कि मुहावरों का यदि हम कहें कि किसी मुहावरे का आपने अनुवाद कर दिया, शाब्दिक अनुवाद, तो अनुवाद के स्तर पर वो सही हो सकता है लेकिन भाव के स्तर पर वह संप्रेषित नहीं हो पा रहा। तो ऐसे संदर्भ में देखा जाना आवश्यक है कि क्या जो कहा जा रहा है, जो उसका जो कंटेंट है, जो मैसेज है, वो कम्युनिकेट हुआ या नहीं। तो ये सब देखना भी पुनरीक्षक से इसकी अपेक्षा होती है कि वो उसे देखे, जांचे और उसमें जहाँ उनकी ज़रूरत है सुधार करने की, उनके हस्तक्षेप की, वे अवश्य करें और निर्णय लेने की क्षमता उनमें हो। अनुदित सामग्री के पाठक मूल भाषा को नहीं जानते, अतः उनके प्रति कोई अन्याय न हो सके, इसके लिए विषय वस्तु और भाषा शैली की दृष्टि से अनुदित पाठ की जांच करनी चाहिए। हम पीछे अगर हम ना भी जाएं तो हम इस संदर्भ में अगर बात करें तो बहुत सारा साहित्य समय समय पे इस तरीके से अनुवाद हुआ कि उसे किसी खास रणनीति के तहत या किसी खास उद्देश्य के तहत उसका अनुवाद किया गया, जिसके अंतर्गत अपनी रुचि के हिसाब से या अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे परिवर्तन भी किए गए। ऐसी स्थिति में पुनरीक्षक की भूमिका और अधिक बड़ी हो जाती है कि क्या जब वे किसी पाठ को देख रहे हैं तो क्या वो ये इस बात को रेखांकित कर पा रहे हैं कि क्या पाठ में जो अनुवाद के स्तर पर जो विचलन हो गया है वे सही है या नहीं है। अगर विचलन हुआ है तो उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा पाठ तो नहीं जा रहा है जो मूल में था ही नहीं और अनुवाद में होकर आप किसी संस्कृति को या किसी ज्ञान के किसी विषय को आप गलत तरीके से संप्रेषित कर रहे हैं या गलत तरीके से उसे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उस स्तर पर जाँच किए जाने की भी आवश्यकता होती है। मूल भाषा के वाक्य विन्यास की छाया अनुदित भाषा के वाक्य विन्यास से आच्छादित नहीं होनी चाहिए। हम बात कर चुके हैं इस पर कि जब हम अनुवाद की बात करते हैं तो कोई भी अनुवाद पूर्ण अनुवाद नहीं हो सकता अगर उसको कोट एंड कोट अगर पूर्ण अनुवाद कहा जाए, क्योंकि जब हम दो भाषाओं में जब हम एक तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो दोनों भाषाओं की जो अपनी वाक्य व्यवस्था है वो अलग अलग हो सकती है। खासतौर पर अगर हम अंग्रेज़ी और हिंदी की बात करें तो अंग्रेज़ी की वाक्य व्यवस्था या वाक्य संरचना बिल्कुल अलग है और हिंदी की वाक्य संरचना अलग है। तो ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुवाद करते समय अनुवादक या अनुवादिका उसका शब्दानुवाद भी यदि कर रहे हैं तो उसकी जो वाक्य संरचना है वह मूल भाषा और लक्ष्य भाषा की अपनी अपनी हो। एक भाषा की वाक्य संरचना दूसरे पर को प्रभावित ना करें, तो ना तो अनुवाद संभव हो पाएगा और ना ही पाठ संप्रेषित हो पाएगा। यदि अनुवादक किसी संदर्भ या घटना को व्याख्यायित नहीं कर सका है या कर सकी है तो पुनरीक्षक को अपेक्षा अनुसार कमेंट्स करके या जिसको हम सप्लीमेंट करना कहते हैं या फुटनोटिंग कहते हैं उसके माध्यम से उसकी व्याख्या कर देनी चाहिए। अनुवाद में अनुवादक की शैली की झलक तो आ सकती है परंतु पुनरीक्षक को अपनी शैली लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यानी उसे बिल्कुल तटस्थ होकर एक बाहर बैठे व्यक्ति की तरह या तीसरी आंख की तरह काम करना चाहिए जिसका काम है उसमें सुधार करना, ना कि अपना कुछ आरोपित करना। उनकी भूमिका तटस्थ संशोधक की हो क्योंकि इस पाठ का सर्जक केवल अनुवादक या अनुवादिका ही है। तो हमने देखा कि पुनरीक्षण में कौन कौन सी अपेक्षाएं पुनरीक्षक से की जाती हैं। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार उसका जब उसका शाब्दिक अनुवाद है, शब्दानुवाद होता है, वो किस प्रकार होता है और उसका जो उसमें जो अपेक्षा है वो क्या है। तो देखेंगे पहले आप कुछ एक वाक्यों के माध्यम से और पदबंधों के माध्यम से हम देखेंगे। पहला मूल पदबंध देखेंगे कोर्ट अटैचमेंट ऑर्डर्स, जिसका अनुवाद किया गया और शाब्दिक स्तर पर देखा जाए तो न्यायालय का कुर्की संबंधी आदेश, ये इसका अनुवाद है जिसको हम शाब्दिक अनुवाद कह सकते हैं। शब्द के स्तर पर देखेंगे तो अनुवाद सही है, लेकिन पुनरीक्षित अनुवाद यानी कि ऐसा अनुवाद जो संप्रेषित हो सके तो उसे होना चाहिए न्यायालय द्वारा जारी कुर्की आदेश। उसी तरीके से प्रोसेसिंग ऑफ इंडेंट्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ सप्लाईज, ये सब हम देख रहे हैं कार्यालयी भाषा है। तो कार्यालयी भाषा का जो अनुवाद है उसका भी अपनी एक शैली है, उस शैली के अनुसार ही उसका अनुवाद किया जा सकता है। उसके अंदर आप अतिरिक्त छूट नहीं ले सकते। आपको ये अर्थ समझ में आ गया और आपने उसका अनुवाद कर दिया, उसका अपना एक जो प्रस्तुति का जो खास तरीका है, जो पदबंधों का प्रयोग करने का जो तरीका है, जो उसके पदबंध हैं उन्हीं के माध्यम से उन्हें रिप्लेस किया जाता है। तो मांग पत्र एवं मॉनिटरन आपूर्ति संबंधी प्रक्रिया, जबकि इसका पुनरीक्षित स्वरूप होगा मांग पत्र संबंधी प्रक्रिया और पूर्ति की मॉनिटरिंग। तो पहले वाले में शाब्दिक अनुवाद हो गया है, सिर्फ अनुवाद कर भर दिया गया है लेकिन अनुवाद स्पष्ट नहीं हुआ है। सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज, प्रगति अध्ययन केंद्र, स्पष्ट है कि ये सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन है, मीनिंग कहीं कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। यहाँ एडवांस स्टडी का मतलब प्रगति नहीं है, उच्च अध्ययन है। तो यूनिवर्सिटीज़ के संदर्भ में कहा जाता है कि ये एडवांस स्टडीज़ की यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस स्टडी या एडवांस स्टडीज़ के लिए इसका संदर्भ में इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ प्रगति अध्ययन इसका
अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है उच्च अध्ययन। तो उस आधार पर इसका अर्थ मूल में जो अनुवाद है उससे कम्युनिकेट नहीं हो पाया, लेकिन पुनरीक्षक की भूमिका यहाँ स्पष्ट है कि किस प्रकार उन्होंने शब्दों का न केवल अनुवाद किया बल्कि भाव को समझकर उसके अनुवाद तक पहुँचे हैं। ग्राउंड रियलिटीज़, भूमि की वास्तविकता, शाब्दिक अर्थ पर आप कह सकते हैं सही है, लेकिन संप्रेषण की स्थिति पर ये एक अधूरा या कहा जाए कि स्पष्ट अर्थ नहीं है। तो ये उसके लिए सही ज़्यादा अच्छा शब्द होगा वस्तु स्थिति या ठोस वास्तविकता। उसमें भी अगर हम कहें तो वस्तु स्थिति, यानी कि उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसकी वस्तु स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। तो भूमि की वास्तविकता, यहाँ ग्राउंड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ग्राउंड का मतलब यहाँ सिर्फ वस्तु या एक बेस कहा जा सकता है, यहाँ ग्राउंड का मतलब भूमि नहीं है। तो हमें उसकी लिटरल ट्रांसलेशन ना करके उसके भाव को समझते हुए और उस कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए उसका अनुवाद करना है। हम देखते हैं कि पुनरीक्षक की भूमिका यहाँ कितनी महत्वपूर्ण है। यदि उसका पाठ का पुनरीक्षण ना हुआ होता तो शायद ग्राउंड रियलिटी का अनुवाद भूमि की वास्तविकता चला जाता, जो कहीं से भी अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहा है। उसी स्तर पर देखेंगे कि एक वाक्य है, जुवेनाइल जस्टिस इज द एरिया ऑफ क्रिमिनल लॉ applicable to persons not old enough to be held responsible for criminal acts। अब यहाँ जो अनुवाद है वह किशोर न्याय आपराधिक विधि का ऐसा क्षेत्र है जो उन व्यक्तियों पर लागू होता है, यहाँ व्यक्तियों से संदर्भ नहीं है, जो उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो आपराधिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होने के लिए बड़ी आयु के नहीं होते। अनुवाद हो गया है, आप कह सकते हैं सारा का सारा पाठ अनुदित हो गया है, लेकिन पाठ स्पष्ट नहीं हो रहा। यहाँ व्यक्ति केंद्रित नहीं है, यहाँ हम जुवेनाइल बोल रहे हैं तो उन किशोरों की बात की जा रही है जो उस उम्र से कम है जिन पर क्रिमिनल एक्ट लागू होता है। तो यहाँ पुनरीक्षक की भूमिका देखिए, किशोर न्याय दंड विधि का ऐसा क्षेत्र है जो ऐसे किशोरों पर लागू होता है। एक शब्द के परिवर्तन से अर्थ परिवर्तित हो जाता है, जिनकी अवस्था या आयु इतनी नहीं होती कि उन्हें आपराधिक कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। सिर्फ शब्दों का अनुवाद कर देना या सिर्फ भाषांतरण कर देना अनुवादक का काम नहीं है। यदि अनुवादक या अनुवादिका के स्तर पर इस तरह की चूक हो जाती है तो पुनरीक्षक की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। वे न केवल वाक्य संरचना को ठीक करें, बल्कि अगर शब्दों के स्तर पर अगर कुछ गलती हुई है या संकल्पना के स्तर पर बात स्पष्ट नहीं हो पाई तो संकल्पना को भी स्पष्ट करें। तो हम देखते हैं कि जिन सूत्रों की या जिन गुणों की बात हम कर रहे थे वो किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई होते हैं। उस तरीके से एक और है, एन अर्ली कंप्लायंस ऑफ द अबव विल बी अप्रिशिएटेड। पूरी तरह से कार्यालयी भाषा है, उपर्युक्त के शीघ्र अनुपालन की प्रशंसा की जाएगी। यहाँ अप्रिशिएटेड का मतलब प्रशंसा करना नहीं है, यहाँ उसका मतलब है उसको उपर्युक्त विषय पर शीघ्र कार्रवाई करने पर हम आपके आभारी होंगे। तो कई बार कुछ शब्द इस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं कार्यालयी भाषा में या अन्य संदर्भों में भी, जिनका लिटरल मीनिंग ही मतलब आप कह सकते हैं कि उनका जो लिटरल मीनिंग लेकर आप उनका अनुवाद नहीं कर सकते। तो यहाँ अप्रिशिएटेड का मतलब प्रशंसा किया जाना नहीं है, बल्कि ये कहना है कि उपयुक्त विषय पर शीघ्र कार्रवाई करने पर हम आपके आभारी होंगे या कार्य संपन्न किया जाए। तो इस संदर्भ में इसे देखा जाना आवश्यक है कि यहाँ शब्दों का अर्थ नहीं अनुवाद नहीं करना है, यहाँ ये अनुवाद करना ज़रूरी है कि वो पाठ किस तरीके से संप्रेषित हो पाता है। और हम देखते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली के लिए या पारिभाषिक जो फ्रेजेस हैं, जो पदबंध हैं, उनके अनुवाद के लिए भी CSTT ने पूरी व्यवस्था की है और CSTT में आपको इनके लिए तय अर्थ सुझाए गए हैं जिसके माध्यम से आप इनका अनुवाद कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में अर्थ आ जाने से बात स्पष्ट नहीं होगी, ये ज़रूरी है ये देखा जाना कि क्या वह पाठ उस तरीके से ही अनुवाद हो पाया है जिस तरह से उससे अपेक्षा की जाती है। अब हम देखेंगे वाक्य के स्तर पर, तो एक वाक्य है, प्रेमचंद इज़ द ग्रेटेस्ट नेम इन मॉडर्न इंडियन लिटरेचर एंड नेक्स्ट टू रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ क्रम देखिए, the only one known outside Hindi, he pushed modern Hindi and Urdu fiction from the medieval age to the present times। तो हम देखेंगे इसका अनुवाद, आधुनिक भारतीय साहित्य में प्रेमचंद का नाम सबसे अधिक जाना जाता है, उनके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ही एकमात्र साहित्यकार है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर दूसरे स्थान पर है और प्रेमचंद का यहाँ पहले स्थान पर जिक्र किया जा रहा है। तो अनुवाद से एक तरह की भ्रांति पैदा हो जा रही है कि जो वहाँ कहा गया कि नेक्स्ट टू रविन्द्रनाथ टैगोर, लोग प्रेमचंद को जानते हैं, यहाँ हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि प्रेमचंद को पहले जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को बाद में जानते हैं। तो उसको संदर्भ को समझा जाना जरूरी है। प्रेमचंद ने आधुनिक हिंदी और उर्दू कथा साहित्य को मध्यकालीन युग से निकालकर वर्तमान काल से संबद्ध किया, निकाल कर ना होकर उसे जोड़ने के संदर्भ में इसका अर्थ है। तो हम देखेंगे कि अनुवाद जिस तरह किया गया है और पुनरीक्षक ने किस प्रकार उसमें सुधार किया है। प्रेमचंद आधुनिक भारतीय साहित्य की महान विभूति हैं या महान व्यक्ति हैं या महान रचनाकार हैं। प्रेमचंद आधुनिक भारतीय साहित्य के महान रचनाकार हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद वे एकमात्र ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी ख्याति हिंदी साहित्य से बाहर भी है। तो हम देखेंगे किस तरह एक तरह से जो वाक्य की जो संहति है वो भी कैसे प्रभावित हुई है और किस तरीके से वाक्य अब ज़्यादा संप्रेषणीय हो पाया है।
जिसमें आप स्पष्ट कर रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद वे एकमात्र ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी, जिनकी जो ख्याति है वो हिंदी साहित्य के बाहर भी है। प्रेमचंद ने आधुनिक हिंदी और उर्दू कथा साहित्य को मध्यकालीन युग से निकालकर आधुनिक युग में प्रतिस्थापित किया। तो किस तरीके से उसके दायरे को विकसित किया, यहाँ मूल रचनाकार का जो एम्फेसिस है वो ये है कि किस तरीके से उन्होंने हिंदी या उर्दू के जो सीमा थी उससे बाहर निकाल कर उसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखा। और प्रेमचंद को आज हम केवल हिंदी या उर्दू रचनाकार के रूप में न जानकर एक भारतीय रचनाकार के और कई बार अंतर्राष्ट्रीय रचनाकार के रूप में भी जानते हैं। तो अनुवाद के स्तर पर देखेंगे तो आप कह सकते हैं अनुवाद के स्तर पर ये अनुवाद ठीक है, पर अगर संप्रेषण के स्तर पर कहा जाए तो संप्रेषणीय नहीं है। यह पाठ पूरी तरीके से उस बात को स्पष्ट नहीं कर पाता जहां पर मूल रचनाकार ने एम्फेसिस या बल देने का प्रयास किया है। उसी तरह कुछ और उदाहरण हमारे सामने हैं। माइक्रोस्कोपी ओपन अप अ होल वर्ल्ड ऑफ फाइन स्ट्रक्चर। अब यहाँ फाइन का इन्होंने अति सुंदर कर दिया है, जबकि यहाँ अति सुंदर ना होकर उसका अनुवाद सूक्ष्म होना चाहिए था, क्योंकि जब फाइन स्ट्रक्चर कह रहे हैं तो वहाँ उसकी बारीकी की ओर संकेत है। सूक्ष्मदर्शी ने अति सुंदर, अब सूक्ष्मदर्शी से ही स्पष्ट है कि हम सूक्ष्मता की ओर हमारा संकेत है, ना कि सुंदरता की ओर। तो जिस माइक्रोस्कोप की बात की जा रही है, तो माइक्रोस्कोप ने हमें एक सूक्ष्म जो संसार है उससे भी हमें परिचित करवाया। तो यह अति सुंदर नहीं होगा, यहाँ सूक्ष्म होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार आप कह सकते हैं कि शाब्दिक स्तर पर यह अनुवाद ठीक है, लेकिन संकल्पनात्मक स्तर पर यह अनुवाद अधूरा अनुवाद है, या कह सकते हैं कि इसे संकल्पना ही संप्रेषित नहीं हो पा रही, असंप्रेषणीय है। व्हाट आर क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल इन योर बैंक। आपके बैंक में रकम या धन जमा करने की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, आपके बैंक में कौन कौन सी ऋण सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो रकम या धन जमा करना भी आप कह सकते हैं कि बात वही है, लेकिन जब हम यहाँ टेक्निकल संदर्भ में जब हम इसको देख रहे हैं तो बैंकिंग की शब्दावली में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, इस पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है, क्योंकि उसका उद्देश्य एक तो एकार्थी या एक रूपता का रखना है, और दूसरा कि वह संप्रेषणीय हो, आम जन तक, जन सुलभ शैली तक वो पहुँच सके। तो कुछ ऐसे टर्म्स जो आम जन ने भी अपने जीवन में जिनको स्वीकार लिया, जिसमें क्रेडिट है, डेबिट है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लोन है, रिसीप्ट है, ये सब शब्द अब एक तरह से केवल बैंक के शब्द नहीं रह गए हैं, बैंक के संदर्भ में हम आम जन के जीवन में भी इन शब्दों का उस तरह ही प्रवेश हो चुका है। तो इसी तरीके से इनके जो अनुवाद जो सुझाए जाते हैं वो भी इस तरीके से किए जाएं कि वे पारिभाषिक भी हों और जन सामान्य के लिए सरल भी हों, सहज भी हों, बोधगम्य भी हों। द प्लांट हैज़ बिन रिपोर्टेड फ्रॉम पंजाब। ये पौधा पंजाब से प्रतिवेदित है। अब यहाँ इसको लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया गया है। रिपोर्टेड का डिक्शनरी में मीनिंग प्रतिवेदित मिला, तो रिपोर्टेड को प्रतिवेदित कर दिया गया, जबकि उसके भाव को नहीं समझा गया। भाव ये है कि ये पौधा पंजाब, इसकी सूचना मिली है कि पंजाब में भी ये पौधा पाया जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि इसकी ये सूचना मिली है, ये खबर पता चली है कि ये पौधा पंजाब में भी पाया जाता है, तो ये पौधा पंजाब में भी मिलता है। इसको आपको ये देखना होगा कि जिस स्टाइल में पाठ लिखा गया है उसी स्टाइल से या उसी शैली में उसका अनुवाद भी आवश्यक है। हम देखते हैं कि जो हमारा कार्यालयी साहित्य है या विधिगत साहित्य है, बैंकिंग का जो साहित्य है, वह सब मूलतः कर्ता प्रधान साहित्य, यानी कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य ना होकर, जिसमें कर्ता प्रधान कर्मवाच्य वह साहित्य है। तो किस प्रकार कर्मवाचक वाक्य व्यवस्था होने के कारण इसका जो अनुवाद है वह भी कर्मवाचक ही होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। कर्ता यानी जो क्रिएटिव जो डूअर है उसकी भूमिका उस तरह से नगण्य होती है, क्योंकि यहाँ पद का महत्व अधिक है। तो उस स्तर पर हमको देखना है कि जिस शैली में, जिस खास तरीके से अनुवाद जो मूल पाठ लिखा गया, उसी खास शैली में, उसी स्वरूप के साथ उसका अनुवाद भी प्रस्तुत किया जाए। आई एम प्राउड ऑफ द गुड वर्क बीइंग डन बाय दिस सेंटर। केंद्र द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य पर मुझे गर्व है, या मुझे इस बात का गर्व है कि केंद्र बहुत अच्छा काम कर रहा है। दोनों आप तो कह सकते हैं सही हैं, लेकिन शायद स्पष्टता की दृष्टि से या एक कॉम्पैक्टनेस की दृष्टि से, वाक्य की संकल्पना की दृष्टि से हम देखते हैं कि मुझे इस बात का गर्व है कि केंद्र बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हम इसको न केवल अनुवाद की दृष्टि से देखें, बल्कि इसे इस तरीके से भी देखें कि इसका जब प्रयोग किया जाए तो वो प्रयोग किस प्रकार से होगा। वर्क हार्ड, प्ले बाय द रूल्स एंड नेवर क्विट। परिश्रमी बने, नियमों का पालन करें और जिम्मेदारी से न बचें। तो जिम्मेदारी से न बचें, और यहाँ इन्होंने कहा पक्का इरादा। तो यहाँ इसको एक तरह से अगले वाक्य में इसको यहाँ ये एक वाक्य बन जाता है और पुनरीक्षण में जाकर ये एक फ्रेज के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया, जिस तरह से मूल सेंटेंस में या मूल वाक्य में है। तो हम देखते हैं कि इसकी शैली, भाषा की प्रयुक्ति, और ख़ास तौर पर जिस क्षेत्र विशेष के लिए, जिस विषय विशेष के लिए इसका अनुवाद किया जा रहा है, उसकी अपनी शैली, उसके शब्द प्रयोग, उसकी पारिभाषिक शब्दावली, इन सारे गुणों को फॉलो करना, इन सारे
बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना भी आवश्यक है। और यदि इनका पालन नहीं होता है तो एक हम देखते हैं कि उदाहरण के रूप में हम देखें, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ अनुवाद सही तो है, अगर हम उसको सही दृष्टि से करें कि आप कह सकते हैं कि एडिक्वेट तो है, लेकिन वो उतना संप्रेषणीय या उतना कम्युनिकेबल नहीं हो पाया जितने की उससे अपेक्षा थी, या वह पाठ में मूल पाठ जैसा जो उसका जो आस्वाद था वो नहीं आ पा रहा है। तो हमने देखा कि अनुवाद पुनरीक्षण में अनुवाद की जांच, सुधार तथा उसकी भाषा शैलीगत पर्याप्तता आदि पर भी गौर किया जाता है। इससे जहां सामान्य भूलों का सुधार हो जाता है, वहीं अनावश्यक विस्तार के अंतराल को भी रोका या पूरा किया जा सकता है। पुनरीक्षक एक अच्छा पाठक, भाषाविद तथा समाज संस्कृति के प्रति संवेदी कुशल अनुवादक होता या होती है, जो तटस्थ भाव से मूल पाठ तथा लक्ष्य पाठ के बीच तारतम्य बैठाने का प्रयास करते हैं। पुनरीक्षक अनुवादक की अपेक्षा अधिक सजग एवं पाठकीय दृष्टि संपन्न व्यक्ति होता है या होती है, जो इस अन्यकृत पाठ की लक्ष्य वर्ग में स्वीकार्यता के पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार एक तीसरी आंख की तरह, थर्ड आई की तरह, ईगल आई की तरह हम एक पुनरीक्षक से अपेक्षा करते हैं कि वे एक बाहर बैठे व्यक्ति की तरह, एक तटस्थ व्यक्ति की तरह न केवल उस पाठ को पढ़ें बल्कि उस पाठ का विश्लेषण करें, उस पाठ को अलग अलग स्तर पर जांच करें कि किसको उनका एक ओके मिल सकता है, या कहा जाता है कि उनकी स्वीकृति मिल सकती है, और कहाँ कहाँ फिर से देखे जाने की ज़रूरत है, चाहे वे वाक्य के स्तर पर हो, चाहे भाव के स्तर पर हो, चाहे शब्दों के प्रयोग के स्तर पर हो, चाहे भाषिक संरचना के स्तर पर हो, भाषिक प्रयुक्ति के स्तर पर हो, शैली या स्वरूप के स्तर पर हो। तो हर स्तर पर, शिल्प से लेकर भाषा और कथ्य से लेकर संकल्पना, हर तरीके से एक पुनरीक्षक की भूमिका एक मूल्यांकनकर्ता की भी होती है, एक टीचर की भी हो सकती है, एक अनुवादक की भी हो सकती है, एक बाहर बैठे किसी एक पाठक या दर्शक की भी हो सकती है, जो उस पाठ को बिल्कुल तटस्थ दृष्टि से देख रहे हो और जो उसकी चूकों को न केवल रेखांकित कर सकते हैं बल्कि उसके पास ये अधिकार भी है कि वो उनमें परिवर्तन कर सके और उसे अंतिम उसका स्वरूप दे सके, उसे इस तरीके से प्रस्तुत कर सके कि उसके बाद उसके अंतर गलतियों की या चूकों की संभावना न बचे। तो क्योंकि पुनरीक्षण का काम सीधा पुनरीक्षण के बाद कोई पाठ सीधा प्रकाशन के लिए जाता है, तो ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आप में इन सभी गुणों से, जिनका कि यहाँ जिक्र किया जा रहा है, कि उन सभी गुणों से वे लेस हों और पाठ को सही दृष्टि से, एक तटस्थ दृष्टि से उसका देख सके, उसका पुनरीक्षण कर सके। धन्यवाद, नमस्कार। हो गया।